हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 4 द मुग़ल एम्पायर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। Ruling as a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages। तो इतनी बड़ी टेरिटरी पे रूल करना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें इतने सारे डाइवर्सिटी है, लोगों की कल्चर अलग अलग हैं, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था किसी भी रूलर के लिए इतनी बड़ी टेरिटरी इंडिया जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की उस पर राज करना। तो अगर हम कंट्रास्ट में देखें टू देयर प्रेडिसेसर्स, द मुगल्स क्रिएट एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश्ड व्हाट हैड हिटरो सीम पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। तो इनके मुगल्स के जो प्रेडिसेसर्स थे, यानी दिल्ली सुल्तानेट के जो सुल्तान थे और तोमर चौहान्स वगैरह जो ये सब थे, इन लोगों ने भी अच्छे तरीके से संभाल कर रखा था, लेकिन इन्होंने बस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही इतने अच्छे से इन लोगों ने क्या किया था, पूरा कब्ज़ा कर रखा था। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल टास्क था मुगल्स के लिए, क्योंकि मुगल्स ने काफ़ी लंबे समय तक बहुत ज़्यादा कब्ज़ा किया था, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी लंबे समय तक रूल किया था, तो इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। तो 16th सेंचुरी के लगभग हाफ तक इन्होंने आगरा एंड दिल्ली तक पूरा अपना किंगडम एक्सपेंड कर दिया था, और 17th सेंचुरी तक इन्होंने मतलब सारा का सारा लगभग पूरा ही सब कॉन्टिनेंट इन्होंने कवर कर लिया था, अपने रूल करने लगे थे ये लोग, ठीक है। तो इन्होंने दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ मतलब बोला गया है कि अच्छी तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया एडमिनिस्ट्रेशन का, और बहुत सारे आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस उनके रूल के बाद तक भी चले, और इन्होंने एक पॉलिटिकल लेगेसी ऐसी छोड़ दी कि जैसे अगर हम आज प्राइम मिनिस्टर को देखें, इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेशन एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली द रेजिडेंट ऑफ द मुगल एम्पायर्स। तो रेड फोर्ट मुगल एम्पायर्स ने बनवाया था, और वहाँ पर आज भी प्राइम मिनिस्टर जो है भाषण देते हैं, और वहाँ पर अपना पूरा वो प्रोग्राम होता है ना इंडिपेंडेंस डे का। तो यही पॉलिटिकल लेगेसी थी जो आज तक मतलब मुग़ल एम्पायर छोड़कर गए हैं, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक रूल किया। तो उन्हीं के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि मुगल्स थे कौन। तो मुगल्स थे डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लीनिएजेस ऑफ रूलर्स। डिसेंडेंट्स का मतलब होता है कि जैसे पूर्वज होते हैं, उन्हें हम प्रेडिसेसर्स कहते हैं, मुगल्स के प्रेडिसेसर्स, और उन प्रेडिसेसर्स के आगे जो हैं, जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं तो आप अपने ग्रैंडफादर के क्या हुए, डिसेंडेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मुगल्स के जो परदादा और दादा थे उनकी यहाँ बात की गई है। तो उनकी मदर की साइड से अगर देखें तो गेंगिस खान के मुगल्स जो थे डिसेंडेंट्स थे, ठीक है। तो गेंगिस खान जो थे वो 1227 में उनकी डेथ हुई थी। वो मंगोल रूलर थे जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया का काफ़ी मतलब उधर के पार्ट्स पे रूल किया था। और अगर हम मुगल्स के फादर की साइड से, पापा की साइड से देखें तो दे वर द सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर्स भी हम बोल सकते हैं, प्रेडिसेसर्स और सक्सेसर्स आपने सुने होंगे। तो वो तिमूर जो कि 1404 में जिनकी डेथ हुई थी, तिमूर जो थे वो रूलर थे ईरान के, इराक के, और जिसे आज हम टर्की कहते हैं। तो टर्की, ईरान, इराक मतलब इस साइड के रूलर थे तिमूर। तो तिमूर उनके फादर के साइड से थे। तो जो मुगल्स हैं उन फादर के साइड से उनके सक्सेसर तिमूर थे, और अगर हम मदर की साइड से बोलें तो गेंगिस खान। उसके बाद हाउएवर द मुगल्स को पसंद नहीं था मुग़ल खुद को कहलवाना, या फिर उन्हें अगर कोई मंगोल कहता था तो उन्हें बिल्कुल ये पसंद नहीं आता था, क्योंकि गेंगिस खान की जो मेमोरी थी, मतलब गेंगिस खान की अगर वो याद करते थे तो गेंगिस खान एक ऐसे मतलब रूलर थे जिन्होंने बहुत सारे क्या किए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ वगैरह की थी और बहुत जुल्म करा था, कुछ इस तरीके से। तो उन्हें बिल्कुल भी खुद को मंगोल या मुग़ल, देखिए मुग़ल यानी मंगोल ही होता है, तो सेम चीज़ है। तो खुद को मुगल्स कहलवाना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स देयर मंगोल कम्पिटिटर्स। और वो ना एक और चीज़ थी कि उज़्बेक्स से भी यह चीज़ लिंक करती थी उनके मंगोल कम्पिटिटर्स से, ठीक है। दूसरी तरफ बात करें तो जो मुगल्स थे ना, द मुगल्स वर
proud of their Timurid ancestry, not at least all of because their great ancestor had captured Delhi in 1398। उन्हें ना जो उनके यहाँ पर बात करते हैं, जो उनके फादर की साइड का जो उनके सक्सेसर थे तिमूर, तो उन्हें अपनी जो थी तिमुरिड एंसेस्टरी पे काफ़ी ज़्यादा गर्व था कि वो खुद को ना तिमुरिड एंसेस्टरी पे काफ़ी ज़्यादा गर्व करा करते थे, क्योंकि जो तिमूर थे उन्होंने बहुत सारे क्या किया था, कैप्चर किया था पूरे दिल्ली को 1398 में। तो इस वजह से तिमूर वाली जो एंसेस्टरी थी वो ज़्यादा पसंद थी और उन पर ज़्यादा गर्व भी था। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया है। They celebrated their genealogy pictorially. Each ruler get a picture made of Timur and himself. Take a look at figure 2 which is somewhat like a group photograph। जैसे ग्रुप फोटोग्राफ होता है ना, उसी तरीके से जीनोलॉजी क्या होती है कि दादा परदादा, उनके पापा फिर दादा के, फिर मतलब आपके पापा, फिर आपके बेटे, फिर इस तरीके से पूरे जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं और पूरी जो फैमिली टाइप की ग्रुप फोटोग्राफ होती है ना, उसको हम जीनोलॉजी बोलते हैं। तो वो जीनोलॉजी भी सेलिब्रेट किया करते थे। तो यहाँ ना पीछे आपको एक पिक्चर दे रखी है जिसमें तिमूर को बीच में बिठाया गया है। यहाँ पर तिमूर है एकदम बीच में, फिर उनके बेटे 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 या फिर इस तरीके से उनकी पूरी फैमिली है एक तरीके से यहाँ पर दिखा रखी है। तो यहाँ है एक मिनिएचर पेंटिंग यानी एक छोटी पेंटिंग जहाँ पर जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसके मतलब छोटे साइज़ में उसकी पेंटिंग बनाई जाती है। तो तिमूर की ये पेंटिंग है और उनके डिसिडेंट्स यानी उनके बेटे, मतलब तिमूर तो एक तरीके से जिनके भी परदादा होंगे, तो फिर इस तरीके से पूरी फैमिली की यहाँ फ़ोटो दिखाई गई है, मुग़ल एम्पायर्स की भी। तो तिमूर जो थे वो सेंटर में हैं और उनके राइट में उनके सन हैं मिरन शाह। ये फर्स्ट मुग़ल एम्पायर थे, बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। फर्स्ट मुग़ल एम्पायर बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर थे मिरन शाह। तो तैमूर सेंटर में है और उनके राइट साइड में यहाँ हमें ये जो देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपको बता रखे हैं, इनके नाम भी बता रखे हैं। तो ये मिरन शाह हैं, फर्स्ट मुग़ल एम्पायर बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर। फिर अबू सैद हैं जो कि बाबर के ग्रैंडफादर थे। लेफ़्ट में तैमूर के सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा हैं, बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। फिर उमर शेख हैं और मुग़ल एम्पायर में बाबर अकबर शाहजहाँ वो थर्ड हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो हैं तैमूर के राइट में और लेफ़्ट में वो सेम ऑर्डर में ही हैं, हुमायूं, जहांगीर और औरंगज़ेब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरी जेनोलॉजी है। अब हम पढ़ते हैं मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में। तो जो बाबर थे वो पहले मुग़ल एम्पायर थे और सक्सेडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना। उन्होंने फरगाना को कब्ज़े में ले लिया था। उधर की जो वार थी ना उसको एक तरीके से जीत लिया था 1494 में। और जिस समय उन्होंने सक्सीड किया था वो सिर्फ 12 साल के थे। और फिर उन्हें क्या हुआ, फरगाना के इलाके को उन्हें छोड़कर जाने के लिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर मंगोल ग्रुप आ चुके थे और उज़्बेक वगैरह आ चुके थे। तो उनकी वजह से उन्हें छोड़कर जाना पड़ा, उन्हें फोर्स किया गया कि वो वहाँ छोड़ दें उस इलाके को, ठीक है। ये बाबर की बात की जा रही है। फिर काफ़ी साल इधर उधर घूमने के बाद उन्होंने काबुल को अपने कब्ज़े में किया 1504 में। और 1526 में उन्होंने दिल्ली के जो सुल्तान हैं इब्राहिम लोदी उनको भी हरा दिया था पानीपत में, और दिल्ली और आगरा को अपने कब्ज़े में ले लिया था, ठीक है। तो ये हमने बाबर की बात करी। उसके बाद टेबल 1 पे आपको चार्ट दिए गए हैं जो मुग़ल्स थे ना, मुग़ल्स के मेजर कैंपेन्स की चार्ट्स वहाँ पर दिए गए हैं। तो दिल्ली सुल्तानेट के बाद ये मुग़ल्स आए थे, ठीक है। इन्होंने लंबे समय तक शासन किया था, तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी आके अगर हम चार्ट देखें ना तो यहाँ पर सारे के सारे जो मुग़ल्स होते हैं, मुग़ल्स बाबर हो गए, फिर उनके बेटे हुमायूं, फिर अकबर, इस तरीके से सब दे रखा है यहाँ पर। तो ये अभी हम मुग़ल एम्पायर के पूरी उसके बारे में, कैंपेन्स के बारे में भी टेबल 1 के चार्ट में पढ़ेंगे। पहले इधर जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं, तो आप उसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो यू विल नोटिस फॉर एग्जांपल दैट द अफ़गान्स वर इन इमीडिएट थ्रेट टू मुग़ल अथॉरिटी। मुग़ल अथॉरिटी के जो अफ़गान्स उनको काफ़ी डर था। तो आप ना, अच्छा ये सब तो आपको बता रखा है कि कौन कौन से चैप्टर आप आके पढ़ोगे। आप मुग़ल और अहम्स को के रिलेशनशिप को चैप्टर 7 में पढ़ोगे। सिख वाला जो है ना, सिख के बारे में थोड़ा सा आप चैप्टर 10 में हम लोग जानेंगे, और जो मारवाड़ थे उनके बारे में चैप्टर 9 में जानेंगे। ये सारी की सारी जो इम्पॉर्टेंट, यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये बोला गया है कि आगे के चैप्टर्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब इधर क्या लिखा है, फिगर 4 जो आपको दे रखी है इधर, उसमें
बोला गया है कैनन्स वर एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वेयरफेयर। तो कैनन्स जो थी ना 16th सेंचुरी में आई थी और बाबर ने उन्होंने यूज़ किया था और इसी वजह से वो पानीपत का जो वार है वो जीत पाए थे। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि बाबर ने यहाँ 1526 में हरा दिया था इब्राहिम लोदी को, जो दिल्ली के सुल्तान थे, और पानीपत में हराया था और दिल्ली और आगरा को अपने कैप्चर में कर लिया था। तो वो क्यों जीत पाए थे? क्योंकि उन्होंने कैनन्स का यूज़ किया था। तो उस समय कैनन्स आ चुकी थी 16th सेंचुरी में। और जो गन पाउडर की टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया में कब लाई गई? 14th सेंचुरी में लाई गई। ठीक है, फायर आर्म भी यूज़ किए गए पहली बार, जैसे गुजरात, मालवा, डिक्कन, ऐसे वाले जो एरिया है ना, डिक्कन यानी भारत का जो नीचे वाला पोर्शन है सारा का सारा, उसे हम डिक्कन कहते हैं। तो इन एरियाज़ में सबसे पहली बार फायर आर्म्स यूज़ किए गए थे और इन्हें यूज़ किया था बाबर ने इन अर्ली 16th सेंचुरी। ओके, सो उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे। ये हमारी टेबल 1 है जिसमें हम मुग़ल एम्पायर्स के मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स रीड। इसमें सबसे पहले बाबर हैं। इन्होंने 1526 से 1530 तक अपना शासन किया था। 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था और उनके अफ़गान सपोर्टर्स को भी पानीपत में। तो पानीपत की अभी हमने वॉर देखी, उसमें इन्हें हरा दिया था। फिर 1527 लगातार 3 साल तक हुई है, 1526, 27, 28, मतलब वार का यहाँ दे रखा है जो टाइम पीरियड है। तो 1527 में उन्होंने रणसंग को हराया, राजपूत रूलर्स को हराया, ठीक है, खंडवा में। और 1528 में उन्होंने राजपूत को चंदेरी में हराया था और पूरे आगरा और दिल्ली पर कंट्रोल किया था अपनी डेथ से पहले। ठीक है, तो बाबर के बाद हम लोग हुमायूं की बात करेंगे। हुमायूं ने अपने जो इनहेरिटेंस थी उससे, मतलब जिससे उस तरीके से अपनी उसको बांटा था, अपनी अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। उनके फादर का जैसा, उनके फादर ने जैसे कहा था ना, उन्होंने वैसे ही सारी प्रॉपर्टी वगैरह को, मतलब सत्ता वगैरह को बांटा था। और उनके जो ब्रदर्स थे उन्हें बराबर बराबर हिस्सा दिया था, लेकिन उनके ब्रदर मिर्ज़ा कमरन को ज़्यादा चाहिए था, तो उन्होंने हुमायूं को वीक किया था, जिससे अफ़गान कम्पिटिटर्स, अफ़गान से हुमायूं की लड़ाई थी तो हुमायूं को वीक कर दिया, जिससे जो अफ़गान के कम्पिटिटर्स हैं उनसे हुमायूं हार गए थे। ठीक है, तो शेर खां ने हुमायूं को चौसा में हरा दिया पहले 1539 में, उसके बाद 1540 में भी कनौज में दोबारा से हरा दिया था। तो 2 बार हारने के बाद जो हुमायूं हैं वो ईरान की तरफ भाग गए थे। उसके बाद दूसरी बात की गई है कि ईरान में हुमायूं को सफ़ाविद शाह से मदद मिली थी और उन्होंने दोबारा से दिल्ली को फिर रिकैप्चर किया था 1555 में, दोबारा से उस पर कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन उससे अगले साल ही वो मर गए थे। क्यों मर गए थे उनका भी कोई रीज़न है, वो बिल्डिंग में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, मतलब वो कहीं से गिर गए थे अपनी ही बिल्डिंग में, या आई थिंक लाइब्रेरी वगैरह में वो गिर गए थे, तो उस वजह से फिर उनकी डेथ ही हो गई थी। जस्ट उससे अगले साल ही जब उन्होंने दिल्ली पर 1555 में जब कैप्चर किया ना, तो जस्ट 1556 में ही फिर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अकबर की बात करें तो अकबर 1556 से 1605, तो अकबर सिर्फ 13 साल के थे जब वो एम्पायर बन चुके थे। तो सिर्फ वो 13 साल के थे। तो अब उनके जब उन्होंने शासन किया तो उसको हम 3 पीरियड्स में बांटते हैं। तो पहला 1556 से 1570 तक के बीच का। तो अकबर यहाँ पर इंडिपेंडेंट बन चुके थे। उनके जो बैरम खान रीजेंट थे और उनके जो दूसरे मेंबर थे ना, उनके स्टाफ वगैरह, उनसे वो इंडिपेंडेंट बन चुके थे, क्योंकि 13 साल पे जब वो एम्पायर बन गए तो काफ़ी सालों तक तो वो बच्चे ही रहे होंगे, छोटे ही होंगे, बट बाद में फिर वो इंडिपेंडेंट बन चुके थे। फिर उन्होंने खुद की मिलिट्री कैंपेन्स को लॉन्च किया, सूरीज़ के अगेंस्ट, अफगान्स के अगेंस्ट, और मलवा गोंदवाना उनकी नेबरिंग किंगडम्स थे, इनके अगेंस्ट उन्होंने फिर कैंपेन्स लॉन्च करी थी। और जो उनके हाफ ब्रदर थे मिर्ज़ा हकीम, उनके अगेंस्ट भी उन्होंने, मतलब लड़ाई जो थी उसको भी दबा दिया था। ठीक है, और उज़्बेक्स के अगेंस्ट भी। तो हाफ ब्रदर का मतलब है एक तरीके से, मतलब फादर वही रहते हैं और जो वाइफ है वो अगर अलग हो तो उसे हम हाफ ब्रदर कहते हैं। तो 1568 में फिर जो सिसोदिया कैपिटल था चित्तौड़ का, उसे इन्होंने कब्जे में ले लिया था, और 1569 में रणथंभौर को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड टाइम पीरियड। हमने बोला कि जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो शासन था उसको हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। तो पहला पीरियड तो 1526 से 1570 तक का हो गया, जिसमें हमने देखा कि मतलब उन्होंने काफ़ी सारी कैंपेन्स लॉन्च की, मिलिट्री कैंपेन्स, और 1568 में उन्होंने सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़ का जो था उसे अपने कब्जे में ले लिया, और 1569 में रणथंभौर को। ठीक है,
अब जो अगला टाइम पीरियड शुरू होता है वो है 1570 से 1585 तक। इसमें भी मिलिट्री कैंपेन्स चलाए गए गुजरात में और बिहार, बंगाल और उड़ीसा के ईस्ट साइड में। तो ईस्ट साइड में भी चलाई गई बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, ठीक है। और ये जो कैंपेन्स थी वो कॉम्प्लिकेटेड थी बाय द 1579-1580 रिवोल्ट इन द सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हाकिम। अब थर्ड 1585 से 1605 तक इनका तीसरा पीरियड आता है, जिसमें अकबर का एम्पायर थोड़ा बड़ा हो गया था, काफ़ी जगह इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और कैंपेन्स नॉर्थ वेस्ट में भी इन्होंने चलानी शुरू कर दी थी। कांदाहार जो था वो भी इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया था सफ़ाविद से, और कश्मीर को भी ले लिया था, काबुल को भी। और मिर्ज़ा हाकिम जो इनके हाफ ब्रदर थे, जिन्होंने अकबर को काफ़ी परेशान किया था, मतलब उनकी भी डेथ हो गई थी। और कैंपेन्स भी शुरू कर दिए थे इन्होंने डेक्कन में, बेरार में, खंदेश में और अहमदनगर के काफ़ी सारे पार्ट्स को भी इन्होंने कब्ज़े में ले लिया था। तो लगभग काफ़ी पूरा एरिया इन्होंने बहुत कब्ज़े में ले लिया और काफ़ी ज़्यादा इनका एम्पायर जो था, इनका जो एक्सपेंशन था अकबर के एम्पायर का, बढ़ चुका था इनका पूरा एम्पायर अकबर का, ठीक है। और लास्ट के सालों में जब अकबर अपना शासन कर रहे थे, लास्ट के सालों में प्रिंस सालिम जो इनके बेटे थे, मतलब फ्यूचर एम्पायर जहांगीर, उन्होंने इन्हीं पर कुछ मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से रिबेल कर दिया था या ऐसा कुछ किया था जिससे इनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो उसके बाद प्रिंस सालिम जो कि जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं, फिर वो बन गए थे, ठीक है, अगले। तो फिर इन्होंने भी मिलिट्री कैंपेन्स जो अकबर ने शुरू की थी उन्हीं को कंटिन्यू रखा। और सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़, जो सिसोदिया रूलर थे मेवाड़ के, अकबर सिंह, उन्होंने मुग़ल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया और इनकी लेस सक्सेसफुल मतलब इन्होंने सिख के अगेंस्ट भी अपनी कैंपेन चलाई, लेकिन वो उतनी कामयाब नहीं रही। अहोम, अहमदनगर, इनके अगेंस्ट भी चलाई, लेकिन ये भी उतनी कामयाब नहीं रही। फिर इनके जो प्रिंस खुर्रम थे, इनके बेटे, फ्यूचर एम्पायर शाहजहाँ जो थे, जिनको शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है, इन्होंने भी मतलब जब जहांगीर का लास्ट, जब भी थोड़े बूढ़े हो गए थे, उनका लास्ट पीरियड चल रहा था शासन का, लास्ट ईयर्स थे, तो इन्होंने मतलब इनके बेटे ने ही इनके खिलाफ रिबेल कर दी थी। और द एफर्ट्स ऑफ नूरजहाँ, जहांगीर्स वाइफ, टू मैर्चेंडाइज हिम वर अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो जैसे इन्होंने जहांगीर ने अकबर के खिलाफ करा रिबेल, इसी तरीके से शाहजहाँ ने इनके खिलाफ किया। अब शाहजहाँ 1627 से 1658 के बीच का यहाँ बताया गया है। तो मुग़ल कैंपेन्स इन्होंने भी कंटिन्यू करी, डेक्कन में शाहजहाँ के अंडर ही कंटिन्यू होती रही। और जो अफ़गान नोबल है, द अफ़गान नोबल खान जहाँ लोदी रिबेल, मतलब जो खान जहाँ लोदी है ना, तो उन्होंने रिबेल करी थी और वो हार गए थे, एंड वाज डिफीटेड। कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर के अगेंस्ट भी कैंपेन उन्होंने चलाई। बुंदेलस को भी हराया, ओरछा एक जगह है उसे अपने कब्ज़े में ले लिया था। नॉर्थ वेस्ट में भी कैंपेन इन्होंने चलाई और बल्ख को, उज़्बेक से बल्ख को लेना, मतलब ये क्या कर रहे थे, कैंपेन उन्होंने चलाई थी और इस चाह रहे थे कि उज़्बेक से हम उनका जो इलाका है बल्ख उसे ले लें, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा। कांदाहार वॉज लॉस्ट टू द सफ़ाविद से इन्होंने ले लिया। 1632 में अहमदनगर को फाइनली इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया और बीजापुर को भी, ठीक है। तो ये सब बताया गया है कि इन्होंने कौन कौन से एरिया पर अपना शासन किया। फिर 1657 से 1658 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुई ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहाँ सन्स, यानी शाहजहाँ के जो बेटे थे उनके बीच में। तो औरंगज़ेब वॉज विक्टीरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शुगाह वर किल्ड। शाहजहाँ वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। मतलब क्या हुआ था कि अब देखो, ये अपनी सत्ता को देना चाहते थे दारा शुकोह को, जिनके एक बेटे थे। तो औरंगज़ेब लेना चाहते थे सारे के सारा, तो उन्होंने अपने भाई को, अपने खुद के बेटे को, यानी बताया गया कि शाहजहाँ इनको देना चाहते थे लेकिन औरंगज़ेब नहीं। तो औरंगज़ेब मतलब ये भी शाहजहाँ के कई बेटे थे, औरंगज़ेब भी उनमें से एक थे और दारा शुकोह भी, ठीक है। लेकिन औरंगज़ेब ने क्या किया, अपने भाई को ही मार दिया था। और फिर औरंगज़ेब ने अपना मतलब सारा का सारा इनके पापा का ले लिया था और अपने शाहजहाँ जो इनके फादर थे उनको इन्होंने क्या कर दिया था, आगरा के किसी जेल में डाल दिया था। तो अब औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक रहे थे। तो फर्स्ट इनका बताया गया है नॉर्थ ईस्ट में द अहम्स वर डिफीटेड इन 1663 में अहम्स को इन्होंने हरा दिया, बट उन्होंने दोबारा से 1680 में लड़ाई करी। कैंपेन्स नॉर्थ वेस्ट में यूसुफजाई और सिख के अगेंस्ट उन्होंने चलाए, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन टेम्परेरी सक्सेसफुल हो गए थे,
ठीक है। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राजौर राजपूत टू ऑफ मरवार लेड टू देयर रिबेलियन। फिर क्या हुआ, बोला गया है कि राठौर राजपूत जो मरवार के थे, इन्होंने रिबेल किया उनके साथ, और कैंपेन मराठा के जो शिवाजी थे ना, मराठा के चीफ्टेन शिवाजी, उनके अगेंस्ट भी इन्होंने कैंपेन चलाई, जो कि थोड़ी सी सक्सेसफुल भी रही। लेकिन फिर औरंगज़ेब ने ना शिवाजी का बहुत ज़्यादा का क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर ली शिवाजी की। हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। फिर शिवाजी जो थे उनकी इतनी इंसल्ट करने के बाद शिवाजी जो है आगरा से भाग गए, मतलब एस्केप कर दिया आगरा से, और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया। फिर उन्होंने कह दिया कि मैं एक इंडिपेंडेंट किंग हूँ, और फिर अपनी कैंपेन्स मुगल के खिलाफ चलानी शुरू कर दी। तो इन्होंने क्या किया था, औरंगज़ेब ने शिवाजी की इंसल्ट कर दी थी, तो इसी वजह से आगरा से एस्केप कर उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट किंग मान लिया, बता दिया सबको कि मैं इंडिपेंडेंट किंग हूँ, डिक्लेयर कर दिया, और मुगल के खिलाफ कैंपेन्स अपनी रिज्यूम कर दी। प्रिंस अकबर जो इनके बेटे थे, इन्होंने औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ भी अपना क्या किया था, रिबेल की थी, और मराठाज़ और डेक्कन सुल्तानेट की तरफ से भी इन्हें थोड़ा सपोर्ट मिला था। फिर ही फाइनली फ्लेड टू सफ़ाविद ईरान। फिर वो सफ़ाविद ईरान इन्हें की तरफ चले गए। फिर सेकंड बोला गया है, आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगज़ेब सेंट आर्मीज़ अगेन द, मतलब अकबर के रिबेल के बाद औरंगज़ेब ने अपनी आर्मीज़ भेजी डेक्कन सुल्तानेट की तरफ, और बीजापुर को अपने 1685 में कब्ज़े में ले आए, और गोलकंडा को भी 1687 में। 1698 फ्रॉम 1698 औरंगज़ेब पर्सनली मैनेज कैंपेन इन द डेक्कन अगेंस्ट मराठास हु स्टार्टेड गुरिल्ला वेरफेयर। तो फिर बोला गया है कि 1698 में औरंगज़ेब ने पर्सनली कैंपेन चलाई मराठा के ख़िलाफ़। औरंगज़ेब ने रिबेल फेस द रिबेल इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिक्स। तो अब सिक्स भी रिबेल कर रहे थे, और यहाँ मराठा से भी काफ़ी परेशान थे, मराठा के अगेंस्ट भी इन्होंने कैंपेन चलाई थी, ठीक है। और वो भी जो थे कुछ रिबेल कर रहे थे, और जाट, सतनामीज़, सिख वगैरह इन्होंने भी रिबेल कर दी थी, ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम्स एंड इन द डेक्कन ऑफ मराठास। तो उनकी डेथ जो थी, हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स हिज सन्स। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी डेथ के बाद इनके जितने भी बेटे थे उनमें ज़्यादा बनी नहीं, और बस ऐसा ही उनमें लड़ाई चलती रही, ठीक है। तो बस यही था, मतलब यहाँ तक ही पावरफुल रूलर्स थे, फिर उसके बाद ज़्यादा उनके बेटे वगैरह में बनी नहीं थी, लड़ाई ही वो करते रहते थे। तो यहाँ बता रखा है कि कितना इन्होंने कवर किया था सारे के सारे मुग़ल के एम्पायर्स ने, इतना मतलब लगभग पूरा पार्ट इन्होंने अपने उसमें ले आए थे ये लोग। यहाँ मिलिट्री कैंपेन इन्होंने चलाई थी अकबर और औरंगज़ेब ने, ठीक है, इस जगह यहाँ बता रखा है। तो अब आता है मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। तो इसे हम पढ़ते हैं। जो मुग़ल थे वो बिलीव नहीं करते थे प्रिमोगेनेचर के रूल पर, वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट, और इसके बदले, मतलब यहाँ क्या बोला गया, जो मुग़ल्स थे वो पहली बात ये प्रिमोगेनेचर क्या है, इसका मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो बड़ा बेटा होता है ना उसी को फादर की सारी स्टेट दे दी जाती है, सत्ता दे दी जाती है, ठीक है। तो ये इस पर बिलीव नहीं करते थे मुग़ल्स, अपने बड़े बेटे को सारी की सारी दे देना, उस पर बिलीव नहीं करते थे। इसके बजाय जो मुग़ल थे वो अपने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो तिमुरिड एंसेस्टरी थी उस पर ज़्यादा उन्हें प्राउड था, तो अपने तिमुरिड कस्टम के हिसाब से एक है कोपर्सनरी इनहेरिटेंस, इस पे वो बिलीव करते थे। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे बेटों में बराबर बराबर ही बांटा जाता है, ठीक है, तो इस पे वो बिलीव करते थे। तो अब फॉलो द हाईलाइटेड पैसेजेस इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस। यहाँ पर यही बोला गया है कि इधर मुग़ल प्रिंसेस की रिबेल वगैरह, मतलब इसमें टेबल 1 को दोबारा पढ़ने के लिए कहा गया है, वहाँ पर कुछ हाईलाइटेड पैसेजेस हैं जो हमने काफ़ी ध्यान से पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ यही पूछा गया है कि प्रिमोगेनेचर सही है या फिर जो बराबर बराबर बांटने वाला जो इनहेरिटेंस होता है, कॉपरेशनरी इनहेरिटेंस, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं मुग़ल मैरिजेज़ विद द राजपूत। ये यहाँ पर जो बॉक्सेस दे रखे होते हैं उन्हें भी पढ़ना ज़रूरी होता है। मुग़ल मैरिजेज़ विद द राजपूत, यानी मुग़ल एम्पायर, मतलब मुग़ल के जो एम्पायर्स थे, काफ़ी एम्पायर्स ने राजपूत की प्रिंसेस से शादी करी थी। तो जो जहांगीर की मदर थी वो एक कछुआ प्रिंसेस थी, यानी राजपूत रूलर, जो अम्बेर के रूलर थे, राजपूत रूलर थे, उनकी बेटी, ठीक है, जो आज जयपुर हमें बोलते हैं उसको। और शाहजहाँ की जो मदर थी वो राठौर प्रिंसेस थी, यानी राजपूत रूलर, मरवार के जो राजपूत रूलर थे उनकी बेटी, ठीक है। मरवार को प्रेजेंट डे वो जोधपुर है, ठीक है।
तो मुग़ल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, अब हम देखेंगे कि मुग़ल के रिलेशन दूसरे रूलर्स के साथ कैसे थे। तो मुग़ल रूलर्स कैंपेन कंस्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, तो उन्होंने कैंपेन अपनी चलाई, जैसे किसी भी रूलर ने उनकी अथॉरिटी को मानने से मना कर दिया कि हम नहीं मानते, ऐसा बोल दिया, तो मुग़ल रूलर ने उनके खिलाफ कैंपेन को चलाते रहे, ठीक है। और फिर जैसे बट एज द मुगल्स बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइंड देम voluntarily. The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received high position, but many resisted as well. तो देखो यहाँ बोला गया है कि जैसे मुग़ल जब पावरफुल हो जाया करते थे, उन्होंने काफ़ी जगह जब अपना कब्ज़ा कर लिया, वो पावरफुल हो गए, तो कुछ जो थे ना, कुछ बाकी के रूलर्स वो फिर अपनी हार मान लेते थे, मतलब ऐसे कह देते थे कि वो फिर उनके अंडर में ही आ जाया करते थे, उन्हें ज्वाइन कर लिया करते थे मुगल्स को। जैसे मुग़ल पावरफुल बन गए और दूसरे जो रूलर्स हैं उन्होंने भी मुगल्स को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, क्योंकि अब मुग़ल तो पावरफुल बन चुके हैं। राजपूत भी इनके गुड एग्जाम्पल हैं। राजपूतों ने अपनी जो बेटियां थी उनकी शादी, अपनी डॉटर्स की शादी मुग़ल फैमिलीज़ में करवा दी थी और हाई पोजीशन उन्होंने रिसीव कर ली थी, लेकिन कुछ जो राजपूत थे उन्होंने मना भी कर दिया था ऐसा करने से, ठीक है। तो वो राजपूतों पर मतलब काफ़ी राजपूत थे, जैसे यहाँ बताया गया है सिसोदिया राजपूत मेवर के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। मुग़ल अथॉरिटी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करे थे काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। लेकिन एक बार उनकी हार हो गई, लेकिन फिर भी उनको मुग़ल्स ने ना ऐसे नीचा नहीं दिखाया। जैसे अब देखो मुग़ल्स हैं, उन्होंने किसी दूसरे रूलर को हरा दिया और उनकी जीत हो गई। अब जीत हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी बेइज्जती करे, इंसल्ट करे, वो ऐसा नहीं करा करते थे मुग़ल्स। तो वो क्या करते थे कि जैसे उन्होंने सिसोदिया राजपूत थे मेवर के, उनको हरा दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो उनको रिस्पेक्टफुली उनसे बात किया करते थे और उनकी जो ज़मीन थी उन्हें वो वापस दे दी उन्होंने, और ये कहा कि बस आप यहाँ से जो लैंड रेवेन्यू होगा वो हमें देते जाइएगा, ठीक है। अब आप इसका ध्यान रखेंगे, है तो ये हमारी ज़मीन लेकिन हम आपके हवाले कर रहे हैं, अब आप लोगों को यहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है वो हमें देना होगा, ऐसे ये लोग कर देते थे, यानी रिस्पेक्टफुली ही रखते थे, अपने संबंधों को इंसल्ट नहीं किया करते थे। और इसी वजह से क्या हुआ था, ह्यूमिलेट नहीं करते थे, ठीक है, ह्यूमिलेट करना ये नहीं करा करते थे, ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने काफ़ी किंग्स वगैरह पर अपना वो कर लिया था, कब्ज़ा वगैरह कर लिया था उनकी एम्पायर्स पर, मतलब इसी वजह से ये काफ़ी लंबे समय तक चले, लेकिन ये सब बैलेंस करना तो पॉसिबल नहीं था। औरंगज़ेब, अब आप टेबल 1 में देखेंगे, टेबल 1 में लिखा हुआ था कि औरंगज़ेब ने इंसल्ट करी शिवाजी की, है ना, तो ये इन्होंने गलत कर दिया था, तो शिवाजी ने इसको तोड़ दिया था, तो औरंगज़ेब ने इसको तोड़ दिया था और शिवाजी की इंसल्ट कर दी थी। लेकिन पहले के जितने भी मुगल्स थे उन्होंने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया था, लेकिन औरंगज़ेब ने शिवाजी की इंसल्ट कर दी। उसके बाद शिवाजी ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दखल किया था और इस वजह से मुगल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी थी। तो मतलब इस इंसल्ट के कॉन्सिक्वेंस क्या थे वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ किया था फिर शिवाजी ने भी। तो मनसबदार्स और जागीरदार्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ बोला गया है मनसबदार और जागीरदार्स के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। तो इसमें एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू, और जैसे जैसे एम्पायर इनका बढ़ा, ठीक है, तो मुगल्स ने ना सर्विस पे रखने लोग शुरू कर दिए, यानी काम पे रखने लोग शुरू कर दिए। जैसे पहले तो ये टर्किश जो लोग थे जिनको हम टुरानीज़ बोलते हैं उनको पहले ये रखा करते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने ईरानियन, इंडियन मुस्लिम, अफ़गान, राजपूत, मराठा, बाकी जो भी ग्रुप्स थे सभी ने मुग़ल की सर्विस ज्वाइन करना शुरू कर दिया, यानी सभी को इन लोग नौकरी पे रखने लगे, यानी सभी ने मुग़ल की सर्विसेज ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब जो इनकी सर्विस को ज्वाइन करता था उनको हम मनसबदार कहते थे, ठीक है। तो मनसबदार वो हो गए जो मुग़ल की सर्विस को ज्वाइन करते थे, यानी मुग़ल जिनको काम पे लगाया करते थे वो मनसबदार्स होते थे, ठीक है। मनसबदार को अब सैलरी भी मिलती है, ऐसा नहीं कि वो फ्री में काम पे लग रहे हैं, है ना। तो जो मनसबदार है वो कौन होता था, मनसबदार को एक मनसब दिया जाता था, एक मनसबदार है उसको एक मनसब दिया जाएगा। मनसब क्या होती है, एक पोजीशन या फिर एक रैंक होती है, ठीक है। तो इट वॉज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल्स टू फिक्स। अब इससे क्या होता है, जितनी उसकी मनसब होगी, जितनी उसकी हाई रैंक होगी, जैसे मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो सिक्स्थ है तो फर्स्ट वाले को ना ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है, और ज़्यादा जितनी उसकी ज़्यादा रैंक होगी उतनी उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है। उतनी क्या है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, तो रैंक एंड सैलरी। अब देखो, अब यहाँ पर रैंक और सैलरी कैसे डिटरमाइन की जाती थी।
अब रैंक किसकी कितनी होगी वो कैसे पता चलेगा, मतलब फर्स्ट पे ऐसे तो नहीं आ जाएंगे, जितनी ज़्यादा उसकी ज़ात होती थी तो उतना ही ज़्यादा उसको सम्मान वगैरह दिया जाता था, उतनी ज़्यादा उसकी सैलरी हुआ करती थी। जिसे देखो जितनी ज़्यादा ज़ात क्या थी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी। तो रैंक एंड सैलरी विल डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। तो अब ज़ात के बारे में बात करते हैं। जैसे 5000 ये नंबर होते थे, ठीक है, हर किसी को नंबर दे दिए जाते थे, 5000, 1000, 2000 ऐसे मान लो नंबर दिए गए हैं। अब जो है 5000 यानी सबसे ज़्यादा, 1000 2000 से बड़े हैं ना 5000, तो जिसकी जात ज़्यादा है। अब देखो ये कोई पर्सन है ए या फिर हम मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं ए है, तो इसकी ज़ात ज़्यादा है, 5000 है, तो इसका मतलब इसकी ज़ात ज़्यादा तो यानी इसकी रैंक ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा इसकी रैंक उतनी ज़्यादा इसकी सैलरी। तो मतलब बेसिकली यही आप समझ लीजिए कि जिस मनसबदार की ज़ात ज़्यादा हुआ करती थी उतना ही उसको ज़्यादा पैसा यानी सैलरी मिलती थी और उतनी ही इज़्ज़त वगैरह उसे दी जाती थी। तो ज़ात ज़्यादा होना ज़रूरी था। तो अब जो मनसबदार है ना उन्हें मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती थी। यानी अब मनसबदार को मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि मतलब जो मिलिट्री होती है उनकी सेना वगैरह होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, सवार का मतलब होता है जो सैनिक वगैरह है, ठीक है, उनको मेंटेन करने का काम मनसबदार का हुआ करता था। अब मनसबदार जो हैं अपनी जो सेना वगैरह है उनको लाया करते थे, उनको घोड़े वगैरह दिया करते थे, और जो उन्हें पैसे मिलते थे उनसे सैलरी भी अपने सारे के सारे सवार को यानी सैनिकों वगैरह को दिया करते थे, ठीक है। और मनसबदार को ना अपनी सैलरीज़ कहाँ से मिला करती थी, जागीर से। अब ये जागीर क्या चीज़ है, तो हम इतना समझ चुके हैं कि मनसबदार कौन होते हैं, जो सर्विस पे रखते हैं, मुग़ल लोग जिनको सर्विस पे रखते हैं, ठीक है। अब मनसबदार में ज़ात होती है, जितनी ज़्यादा ज़ात होगी उतनी ज़्यादा उसे सैलरी मिलेगी। अब ये सैलरी कहाँ से मिलेगी, सैलरी के लिए इनकी जागीर हुआ करती थी। अब जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है ना, तो उसमें हमने क्या जाना था, ये अभी हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 पे हमने जाना था जो कि हमारा दिल्ली सुल्तानेट था, यानी दिल्ली के सुल्तान जो थे उनमें हमने पढ़ा था मुक्ति और इक्ता क्या होता है, ये हमने जाना था ना। तो एक तरीके से जागीर जो है ना वो इक्ता की तरह ही होता है। जो दिल्ली के जो सुल्तान हुआ करते थे वो इक्ता दे दिया करते थे, मतलब है ना, इक्ता मिल जाया करता था ना हर उसको। तो जो इक्ता था वो एक लैंड होता था, ठीक है। तो मुक्ति जो हुआ करते थे, मुक्तीज़ उनको दी जाती थी इक्ता, ठीक है, उनको इक्ता दी जाती। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मनसबदार को जागीर दे दी जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है। ये लगभग जागीर इक्ता की तरह पर पूरी सेम नहीं है, ठीक है। मुक्तीज़ जो थे most mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. They only had rights to the revenue of their assignments which was collected for them by their servants, ठीक है। तो अब यहाँ बोला गया है कि मुक्तीस जो थे, जो मुक्ति को जो इक्ता दी जाती थी, मुक्ति उसी पे रहना शुरू कर देते, ठीक है, उसी पे रहते थे और उधर से जो रेवेन्यू आता था उसको बांट भी दिया करते थे अपने सारे मिलिट्री को और ख़ुद भी रख लिया करते थे उसी में से, और बाकी राजा के पास भी भेजा करते थे, है ना, यही होता था। लेकिन यहाँ पर जो मनसबदार है ना वो अपने जागीर पर नहीं रहते, ठीक है। जागीर से रेवेन्यू तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं रहें, ठीक है, लेकिन मुक्ति वहीं रहा करते थे अपने इक्ता पर, लेकिन जो मनसबदार है वो जागीर पर नहीं रहते, ठीक है। और जागीर से रेवेन्यू वो कलेक्ट करते हैं, उनका हक होता है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें, लेकिन रेवेन्यू भी वो खुद कलेक्ट नहीं करते, वो भी उनके सर्वेंट्स ही कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उनके जो नौकर या सर्वेंट्स होते हैं वही कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू जागीर से, और जो मनसबदार होते हैं वो खुद किसी और कंट्री में सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कंट्री के किसी और जगह पर, ठीक है, वो अपने जागीर पर नहीं रहते। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद अकबर का जब समय चल रहा था तो जागीर को काफ़ी अच्छी तरीके से जागीर को एकदम असेस किया गया था। जागीर जो थी हर किसी जागीरदार मनसबदार की जो जागीर थी उनको केयरफुली देखा गया था, ठीक है। और ये भी देखा गया था कि जो रेवेन्यू आएंगी ना, जैसे मान लो जागीर को बराबर बांटा गया कि इतने सारे मनसबदार हैं तो उनको बराबर हम लोग जागीर दे देंगे, मतलब अच्छी तरीके से, मतलब एकदम मेंटेन करके उन्होंने जागीर दी। और उस जागीर पे उन्होंने ये भी पूरा मैनेज किया कि उस जागीर से कितनी रेवेन्यू आएगी, और जितनी रेवेन्यू आएगी उतने ही पैसे दे दिया, उसी रेवेन्यू में से उतने ही पैसे दे दिया करते थे वो मनसबदार को। यानी बेसिकली इस पूरी चीज़ का मतलब यही है कि अकबर के समय पर एकदम अच्छी तरीके से जागीर को क्या किया गया, मैनेज किया गया, और
एकदम सही से सैलरी वगैरह सब कुछ बांटा जाता था। लेकिन जब औरंगज़ेब का टाइम आया शासन करने का तो ये सारी चीज़ ढंग से नहीं चल पाती थी, ठीक है। और कभी कभी जो रिवेन्यू आता था ना, मतलब रिवेन्यू ज़्यादा आ जाता था उससे जागीर से, लेकिन वॉज ऑफन लेस देन ग्रांटेड सम। लेकिन देखो, पैसा वो ज़्यादा दे दिया करते थे सैलरी में मनसबदार को, लेकिन वहाँ जो जागीर है उससे वो कम लिया। मतलब बेसिकली यहाँ पर यही बोला गया है कि औरंगज़ेब के समय पर जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट की जाती थी वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, यानी जहाँ जो पैसा आता था ना, जो सैलरी वो देते थे, या तो वो कम होती थी या वो ज़्यादा मिल जाया करती थी रेवेन्यू के हिसाब से, ठीक है। मान लो जो जागीर है उससे रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हो गया और सैलरी उन्हें कम मिल गई है, सैलरी ज़्यादा मिल गई और रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो ऐसा हो जाया करता था, ठीक है। तो ये बात है औरंगज़ेब के रेन की, यानी जब औरंगज़ेब अपना शासन कर रहे थे तो उस समय ऐसा हुआ करता था। अकबर के टाइम पर सब एकदम अच्छा चलता था, लेकिन औरंगज़ेब इन सबको मेंटेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। काफ़ी सारे मनसबदार बढ़ने लगे, ठीक है, और उन्हें बहुत मुश्किल से जागीर मिल पाती थी। मनसबदार इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जागीर कम थी, मनसबदार ज़्यादा थे, तो जागीर भी बहुत कम और कभी कभी किसी को मिलती भी नहीं थी, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से तो जागीर मिलती थी, काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद, ठीक है। और इसी वजह से जागीर कम हो गई थी और क्या हो गया था, मनसबदार ज़्यादा हो गए थे। और उसके बाद क्या हो गया था, जितने जागीरदार मतलब जिनकी जागीर है इनको मनसबदार भी कह सकते हैं, उन्होंने ना क्या किया कि बड़ी मुश्किल से उनको जागीर मिली। तो अब मनसबदार सोचते थे, जागीरदार सोचते थे, जागीरदार कौन है, जो कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू, ठीक है, वो लोग सोचते थे कि अब हमें जागीर मिल गई है, अब हम जितना इसमें से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उतना कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो जागीर मिलती थी, ठीक है। तो बहुत सारा पैसा वो कलेक्ट कर लिया करते थे उधर के किसानों से। इसकी वजह से किसानों को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स उन्हें देना पड़ता था, और फिर इसी वजह से किसान भी सफ़र कर रहे थे औरंगज़ेब के टाइम में, ठीक है। तो यही बोला गया है कि वो मनसबदार और उनकी जो जागीर वगैरह थी उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए थे। यहाँ फिगर 5 में मनसबदार को अपने सवार के साथ, यानी अपने सैनिक्स के साथ जो है जंग पे जाते हुए दिखाया गया है, मतलब मार्च कर रहे हैं वो। और यहाँ पर आपको फिगर 6 दिया गया है, इसमें बताया गया है कि शाहजहाँ का जब समय चल रहा था तो कितनी करप्शन आ चुकी थी। तो करप्शन मतलब उनके फादर के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहाँ अगर आप देखें तो किस तरीके से टैक्स लिया जा रहा है, बेचारे उनसे पीजेंट्स थे, ठीक है, और मतलब ब्राइब कलेक्ट कर रहे हैं वो लोग, रिश्वत ले रहे हैं। और यहाँ टैक्स कलेक्टर जो है वो वो मार रहा है पुअर पीजेंट्स को। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना अत्याचार होता था। ज़ब्त और ज़मींदार्स के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ये लोग कौन है, तो मेन सोर्स जो इनकम था मुग़ल रूलर्स को, जहाँ से पैसा मिलता था वो क्या था, टैक्स ही तो था। जो किसान वगैरह टैक्स दिया करते थे उधर से ही मुग़ल के रूलर्स को क्या मिल जाती थी, अपनी इनकम मिल जाया करती थी, पैसे मिलते थे। तो काफ़ी जगह जो किसान थे ना वो टैक्स तो दे दिया करते थे, लेकिन किसको देते थे, वहाँ के हेडमैन को। जैसे गांव है, यहाँ के सारे किसान, गांव का जो हेड है, ठीक है, गांव के हेड को ही हम चीफ्टन कहते हैं, लोकल चीफ्टन, उसी हेड को रेवेन्यू अपना दे दिया करते थे, ठीक है। जो मुग़ल थे वो इन सभी को ज़मींदार बुलाते थे, मतलब चीफ्टन हो, हेडमैन हो, ठीक है, इन सभी को हम एक ही टर्म से वो लोग बुलाया करते थे, ज़मींदार, ठीक है। इन सभी को हम लोग ज़मींदार ही वो लोग कहा करते थे, ठीक है। तो ज़मींदार सारे के सारे जो टैक्स कलेक्ट किया करते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, उन सभी को ज़मींदार के नाम से बोला जाता था, भले ही वो लोकल हेडमैन हो विलेज के या पावरफुल हो। मतलब उनको क्या कह दिया जाता था, बेसिकली ज़मींदार ही नाम दे दिया गया सभी को। तो रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे अकबर के, तोदरमल थे, उन्होंने ना सर्वे काफ़ी अच्छी तरीके से की थी, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सर्वे की थी, क्रॉप की, उनके प्राइजेस की, और कितना उसमें उपज होगी, और उसी के हिसाब से वो लोग टैक्स लगाते थे, ठीक है। तो अकबर के टाइम पे ये बोला गया है काफ़ी अच्छे से मैनेज करके रखा गया इस डाटा को, ठीक है। इस डाटा की बेसिस पर टैक्स फिक्स किए गए, जैसे अलग अलग क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो इस क्रॉप पे अलग टैक्स होगा, इस क्रॉप का अलग टैक्स होगा। तो टैक्स भी अच्छी तरीके से पूरा डाटा वगैरह बनाकर ही जो टैक्स हैं वो फिक्स किए गए थे, ठीक है। और यही बोला गया है कि हर इलाके को डिवाइड कर दिया गया था कि कितना रेवेन्यू किससे लिया जाएगा, और क्रॉप्स जिसकी जो होती थी उसी के हिसाब से रेवेन्यू लिया जाता था। इस रेवेन्यू सिस्टम को हम ज़ब्त कहते थे, ठीक है। इस रेवेन्यू सिस्टम को हम क्या कहते थे, ज़ब्त कहते थे, कि किस हिसाब से जिस फसल की उपज ज़्यादा होती है उससे ज़्यादा टैक्स, मतलब इस तरीके से पूरा मैनेज कर रखा गया था। तो इस रेवेन्यू सिस्टम को हम लोग ज़ब्त कहा करते थे।
इट वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज़ वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड। तो देखो ये सर्वे वगैरह हुआ करता था और उसी की वजह से ये लोग ऐसा कर पाते थे। अब जैसे कुछ जगह हैं जहाँ पर वो सर्वे नहीं कर पा रहे, ठीक है, कुछ जगह हैं जहाँ मुगल एम्पायर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं वो सर्वे ही नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर तो ये सिस्टम चल ही नहीं पाएगा जब्त का, ठीक है, जब्त का। और जैसे काफ़ी जगह थे जहाँ पर ये सब हो पाया, लेकिन कई कई जगह हो भी नहीं पाया, जैसे गुजरात और बंगाल के जो इलाके थे वहाँ पर ये जब्त वाला सिस्टम नहीं चल पाया क्योंकि उधर सर्वे ही नहीं कर पाए ये लोग। तो कुछ एरिया में जो ज़मींदार थे ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्हें पावर मिल गई थी, ठीक है, और इसी वजह से जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ना, उन्हें रेबेल, उनके खिलाफ इन्होंने रेबेल कर दिया था। अब देखो रेबेल, मैंने ना कई वीडियो में पहले भी कई बार रेबेल शब्द बोला है, इसका मतलब होता है एक तरीके से विद्रोह कर देना, ठीक है, तो इसका मतलब विद्रोह होता है। तो रेबेल कर दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कई ज़मींदार, तो उन्होंने, जैसे जो किसान है वो अगर ज़मींदार के ही कास्ट के हैं तो वो सारे के सारे मिलकर क्या करते थे, रेबेल कर दिया करते थे मुग़ल एम्पायर के, ठीक है, मुग़ल एम्पायर पे। और मुग़ल एम्पायर पे ये जो पूरा रिवॉल्ट वगैरह था, विद्रोह वगैरह था, वो कर दिया करते थे और 17वीं सेंचुरी तक ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। अब हम पढ़ने वाले हैं अकबरनामा के बारे में और एन.ई. अकबरी के बारे में। एन.ई. अकबरी और अकबरनामा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अकबर के एक क्लोज़ फ्रेंड थे और उनके दरबारी भी थे, अबुल फजल उनका नाम था। तो अकबर ने उनसे बोला कि वो हिस्ट्री लिखें अकबर के पूरे शासन की। तो अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम लिखी, 3 वॉल्यूम मतलब 3 किताबें लिखी, 3 अकबरनामा लिखी, ठीक है। तो ऑफ अकबर रेन टाइटल अकबरनामा, तो उन्होंने अकबरनामा लिखी। अकबरनामा में क्या है, अकबरनामा के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, अकबरनामा, इसके ना 3 पार्ट हैं, 3 वॉल्यूम्स इन्होंने बनाई, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। तो जो पहली वॉल्यूम इन्होंने बनाई वो थी अकबर के पूर्वजों के बारे में, ठीक है। सेकंड वॉल्यूम में उन्होंने अकबर के शासन में जो जो घटनाएं हुई उनके बारे में लिखा। और जो तीसरी वॉल्यूम है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एन.ई. अकबरी उसका नाम था, एन.ई. अकबरी उसका नाम था, ठीक है। तो अकबरनामा की तीसरी बुक, तीसरी किताब एन.ई. अकबरी थी, ठीक है, और उसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू और जियोग्राफी वगैरह के बारे में, उसके एम्पायर के सब कुछ था, ठीक है, एन.ई. अकबरी में, ठीक है। तीसरी वाली में एन.ई. अकबरी में क्या क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन अकबर का कैसा था, उसमें घर में क्या चलता था, आर्मी कैसी थी, रेवेन्यू और जियोग्राफी कैसी थी उसके एम्पायर की, वो सब उसमें इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में, ठीक है। और वो ना ट्रेडिशंस के बारे में और कल्चर के बारे में, जो इंडिया में लोग रहते हैं उनके ट्रेडिशन कल्चर के बारे में भी उस एन.ई. अकबरी में काफ़ी कुछ लिखा था, ठीक है। एन.ई. अकबरी की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है उसके बारे में कि उसकी रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एट डाइवर्स क्रॉप, मतलब छोटी से छोटी चीज़, क्रॉप, यील्ड्स, प्राइजेस, वेजेस, रेवेन्यू, सब के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से डिटेल देकर लिखा गया था, ये उसकी खास बात थी। अब यहाँ फिगर 7 में देख सकते हो अकबर जो है अकबरनामा ले रहे हैं अबुल फजल से, ठीक है, ये तो वो दे रहे हैं अकबर को। तो आगे आता है अ क्लोजर लुक अकबर पॉलिसी। अकबर की पॉलिसी में हम थोड़ा ज़्यादा अंदर घुसकर देखेंगे, यानी क्लोजर लुक लेंगे अकबर की पॉलिसीज़ का। तो अब जैसे जैसे यहाँ बोला गया है, द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर एलैबोरेटली डिस्कस्ड बाय अब्दुल फजल इन हिज बुक। अब जितने भी ब्रॉड फीचर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के, वो जो हैं अबुल फजल ने अपने जो बुक थी एन.ए. अकबरी उसमें भी लिखे थे, ठीक है, मतलब अकबरनामा का जो तीसरा पार्ट था एन.ए. अकबरी उसमें लिखे थे। तो अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया कि जो एम्पायर है ना वो प्रोविंसेस यानी इलाकों में बटा हुआ था, काफ़ी सारे, जैसे कंट्री स्टेट में बटी होती है वैसे ही ये भी प्रोविंसेस में बटा हुआ था। सूबास इनको कहा जाता था। तो सूबास को सूबादार जो है कंट्रोल में रखते थे, ठीक है, जो कि काफ़ी सारे फंक्शंस देखते थे, सेना वगैरह के फंक्शन और राज्य में कैसे कैसे सब चलेगा, मतलब जो उन्हें प्रोविंस दिए जाते थे, जो उन्हें सूबा मिलते थे, उनके सूबादार जो है अच्छे से देखभाल किया करते थे। और हर प्रोविंस मतलब हर जो पार्ट डिवाइड किया गया है, हर प्रोविंस के हर सूबा के फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करते थे, जिसको हम दीवान कहते हैं, ठीक है। वो फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब पैसे वगैरह का वो काम का सब देखेंगे और पीस और शांति वगैरह बनाए रखेंगे अपने इलाके में। और जो सूबादार थे ना, सूबादार और भी ऑफिसर हुआ करते थे उनके साथ साथ, उनको यहाँ बताया गया है मिलिट्री के जो पे मास्टर हुआ करते थे वो बख्शी हुआ करते थे। और मिनिस्टर मतलब रिलीजियस और चैरिटी वगैरह
की जो ध्यान रखेंगे वो सदर हुआ करते थे, सादर, ठीक है। और मिलिट्री कमांडर फौजदार हुआ करते थे, और जो टाउन के पुलिस कमांडर होते थे उनको हम कोतवाल कहते थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नूरजहाँ इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। तो यहाँ बस यही बोला गया है कि जो नूरजहाँ थी वो काफ़ी लॉयल और सपोर्टिव थी अपने जो एम्पायर है अपने हस्बैंड जहांगीर की तरफ। तो उन्होंने अपने कॉइन पे भी अपनी वाइफ का नाम लिखवाया था जहांगीर ने, और अपना भी लिखवाया था। तो यही सब यहाँ बोला गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अकबर के जो नॉवेल्स हैं उनमें अकबर के नॉवेल्स यानी अकबर के साथ काम करने वाले अकबर के सारे लोग जो हैं लार्ज आर्मीज़ कमांड करते थे और लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे, यही बोला गया है। और 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते जो फंक्शन है वो थोड़ा सा बिगड़ सा गया था। मैनी नोबल्स हैड बिल्ड इंडिपेंडेंट, क्योंकि पहले तो क्या थे, वो सब वफादार थे, लॉयल थे, लेकिन लास्ट में वो ना इंडिपेंडेंट हो गए थे, खुद ही उन्हें छूट मिल गई थी हर चीज़ की, ठीक है। और उनकी जो एम्पायर की तरफ लॉयल्टी थी ना वो कम हो गई थी, और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करने शुरू कर दिया था उन्होंने। अकबर जो हैं फतेहपुरी सिकरी में थे 1570 के टाइम पे, तो उन्होंने डिस्कशन की रिलीजन के मुद्दों पर, ठीक है। जो वो होते हैं अलग अलग रिलीजन होते हैं, लोगों के धर्म होते हैं, उन पे बात की। उन्होंने उल्मा को बुलवाया, ब्राह्मण वगैरह को, जिसोइट प्रेस्ट को, जो कि रोमन कैथोलिक्स थे, ज़ोरेस्ट्रियंस को, मतलब सारे के सारे धर्म के लोगों को उन्होंने बुलाया था, मतलब जो उनमें थोड़े ज़्यादा बड़े उसके थे, ठीक है, जो जानते थे इन सारी चीज़ों को। तो इन्होंने इबादत खाना में रिलीजन की काफ़ी सारी चीज़ें की। किस में की? ये सारी डिस्कशन इबादत खाना में की, ठीक है। वो रिलीजन में काफ़ी इंटरेस्ट रखा करते थे, और अलग अलग लोग क्या क्या कस्टम वगैरह फॉलो करते हैं इसमें उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था। तो अकबर ने ना अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के लोगों से बात करी, और उन्हें जो रिलीजियस स्कॉलर हुआ करते थे ना, पंडित वगैरह, उनसे बात करी और उनसे पूछा कि क्या क्या होता है अलग अलग रिलीजन में। और वो डोगमा और बाइगॉट्स पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करा करते थे। डोगमा का मतलब, बाइगॉट का मतलब क्या होता है पहले देख लेते हैं, कि ऐसा जो एक पर्सन जो दूसरे रिलीजन को बेकार माने, ठीक है, या उसकी बुराई करे, कुछ ऐसा, ठीक है। और डोगमा का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे बोला जाए कि तुम लोग ये करोगे, ठीक है, तुम लोग ये करोगे, और फिर रीज़न ना बताया जाए, मतलब कोई ऐसा हुक्म दे दिया जाए कि तुम लोग को ये करना है, और रीज़न भी ना बताया जाए कि क्यों, लेकिन तुम्हें बस ये फॉलो करना है, ऐसा बोल दिया जाए। तो वो होते हैं डोगमा और बाइगॉट्स, ठीक है। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं था अकबर के अंदर कि जैसे वो पूरे के पूरे एक ही रिलीजन को फॉलो करवाएंगे। मतलब वो चाहते थे कि जो जिस रिलीजन के उसी को वो फॉलो करें, और मतलब सब में शांति वगैरह बनी रहे, ठीक है। तो उनकी जो टीचिंग्स थी, उन्होंने डिवीज़न, मतलब उन्होंने ये सोचा कि अगर हम भाईचारे से सब साथ में रहकर सारे रिलीजन के लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अकबर को इसी से यूनिवर्सल पीस, जिसको हम सुलह कुल बोलते हैं, तो इसका आइडिया उनके दिमाग में आया, और उन्होंने बताया कि डिफरेंट जो रिलीजन्स होते हैं उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो उसके साथ भेदभाव किया जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और हर किसी को अपने रिलीजन को फॉलो करने की छूट है, ऐसा उन्होंने यूनिवर्सल पीस में करा था, ठीक है। तो अबुल फजल ने अकबर को जो है इसके आइडिया में हेल्प भी करी थी, और द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट वॉज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहाँ एज वेल। जहांगीर और शाहजहाँ ने भी इसको फॉलो किया, लेकिन जो आगे आए थे औरंगज़ेब, हाँ, तो औरंगज़ेब ने उसको उतना फॉलो नहीं किया था। किसको फॉलो नहीं किया था? जो यूनिवर्सल पीस वाला आइडिया था, यानी सबको सब धर्म बना, मतलब सबको शांति से रहना और सारे धर्म माने जाएंगे, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ दोबारा से सुलह कुल के बारे में बताया गया है कि क्या क्या उसमें थी। यही चीज़ थी कि भाई अब कोई किसी के साथ गलत बुरा नहीं कहेगा किसी के बारे में, दूसरे रिलीजन के बारे में। यूनिवर्सल पीस यानी पूरे यूनिवर्स में शांति। तो वो कब रहेगी? जब हर किसी रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा, तभी तो रहेगी ना। तो अकबर ने ना क्या किया था, संस्कृत के काफ़ी कामों को पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करवाया था। जैसे मकतब खाना, जो मतलब ये सारे ट्रांसलेशन कहाँ हुए थे? मकतब खाना में हुए थे, ठीक है। जैसे संस्कृत में जो श्लोक वगैरह जो चीज़ें लिखी हैं, रामायण महाभारत, उनको पर्शियन भाषा में लिखवाना, ठीक है। तो मकतब खाना क्या था? मकतब खाना ट्रांसलेशन ब्यूरो था, यानी वहाँ पर ट्रांसलेशन किया जाता था। तो उधर ही इन्होंने ट्रांसलेशन करवाई थी। किस किस की? ये ना फतेहपुरी सिकरी पे हुई थी। फतेहपुरी सिकरी में एक था मकतब खाना। तो महाभारत, रामायण, लीलावती, योगा वशिष्ठ, इन सब की ये कुछ संस्कृत के नोटेबल वर्क हैं जिनका ट्रांसलेशन किया गया था, ठीक है। रजमना जो है पर्शियन ट्रांसलेशन है किसका? महाभारत का, ठीक है। तो ये सब इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो अब हम देखेंगे मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ में बस यही चीज़ कही गई है कि गरीबी बहुत आ चुकी थी और
सब कुछ संतुलन बिगड़ गया था लास्ट में आते आते। 17वीं सेंचुरी में लगभग मुगल एम्पायर वीक हो गया था बहुत ज़्यादा। तो पहले क्या बोला गया था कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से मुगल एम्पायर ने पूरा राज किया, लेकिन 17वीं सेंचुरी तक आते रहते जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे वो ये बताते थे कि काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, काफ़ी ये मुगल वगैरह लोग काफ़ी अमीर थे, लेकिन वो ये भी बताते थे कि अमीर से ज़्यादा गरीबी भी दिख रही थी हमें बहुत ज़्यादा, और बहुत भेदभाव हो रहा था। भेदभाव का मतलब आप समझते होंगे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। और ये सब वही है कि जैसे यहाँ बताते हैं कि जो हाईएस्ट मनसबदार जो थे उनमें से बहुत सारे मनसबदार बढ़ चुके थे ना, शाहजहाँ के टाइम में बहुत सारे मनसबदार बढ़ चुके थे क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो 8,000 मनसबदार में से सिर्फ 445 ही क्या थे, थोड़े अमीर टाइप के थे, बाकी सारे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी आ चुकी थी। और सिर्फ जो थे 5.6% मनसबदार को 61.5% सैलरी मिलती थी, बाकी सबको बहुत ज़्यादा कम मिलती थी, ठीक है। मुग़ल एम्पायर्स और उनके मनसबदार को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मनसबदार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे काफ़ी ज़्यादा। फिर वो उन्हें जिनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी फिर वो काफ़ी ज़्यादा सैलरी से गुड वगैरह ख़रीदते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मर्चेंट्स वगैरह थे, मतलब जो बेचा करते थे ना, बेसिकली उनको थोड़ा फ़ायदा हुआ था। मतलब गरीब लोगों की गरीबी और घटती जा रही थी और अमीर लोगों को फ़ायदा होता जा रहा था, यही इसमें बताया गया है। और इन्वेस्टमेंट के लिए जो लैंड पे इन्वेस्टमेंट बहुत, उसके लिए कोई पैसा ही नहीं बचता था क्योंकि मुग़ल एम्पायर्स बहुत मतलब वीक होते जा रहे थे, ठीक है। और पुअर इतने हो गए थे लोग कि उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। टूल्स और सप्लाइज़ टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, टूल्स और सप्लाइज़ नहीं थे, है ना। और जो वेल्थियर लोग थे उनको हो रहा था फ़ायदा, लेकिन बाकी लोगों को और बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे कुछ लोग, ठीक है। और जो मुग़ल एलाइट थे मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th century एज द अथॉरिटी ऑफ मुग़ल एम्पायर स्लोली डिक्लाइंड, हिज सर्वेंट्स इमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन्स, दे कंस्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज़, फिर नई नई डायनेस्टीज़, मतलब सब कुछ उनके हाथ से छूटता जा रहा था। हैदराबाद और अवध में भी चली गई थी। और मुग़ल एम्पायर ये बोला गया है बाय द 18th century द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैज़ कॉन्सुलेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सब एकदम इंडिपेंडेंट हो गए थे, मुग़ल एम्पायर्स हो गए थे वीक, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी आ गई थी और सब कुछ हाथ से छूट गया था और बेसिकली वो लोग वीक हो गए थे, ठीक है। उसके बाद आती है ब्रिटिश सरकार, फिर वो उस पर कब्ज़ा वगैरह कर लेती है। मतलब बाकी की चीज़ें हम चैप्टर 10 में जानेंगे, यही हमारा चैप्टर था। तो यहाँ ये बोला गया मुग़ल एम्पायर पूरा का पूरा 17th century में लगभग वीक काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो यही यहाँ बोला गया था। चैप्टर हमारा फिनिश होता है। बुक वर्क ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।